हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लोग यूजी सेमेस्टर 2 माइनर पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फर्स्ट यूनिट का जो आपका एक सब टॉपिक है, यानी आपदा के गंभीर के कारक। यानी कोई भी आपदा जब घटित होती है तो उसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, आखिर कौन कौन ऐसे कारक उस आपदा को घटित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो उसी के बारे में आज के सेशन हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं। देखिए, कोई भी क्षेत्र में जब कोई भी आपदा घटित होती है तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि उससे गरीब गरीब जो लोग हैं वो उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। यानी गरीब लोगों पर प्रभाव इसका ज्यादा पड़ता है। ठीक ना, यदि अमीर लोग, जैसे कि कोई एरिया में बाढ़ आया हुआ है तो वहां से क्या होता है कि अमीर लोग तुरंत पलायन कर जाते हैं, लेकिन गरीबी एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी अवस्था है जिसमें आदमी क्या कुछ अपना कर नहीं पाता है। ठीक ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है गरीबी का होना। ठीक ना, आज के इसमें हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह नए नए फैक्ट्री, नए नए उद्योग धंधों का लगाया जा रहा है, नई नई चीजों का आविष्कार किया जा रहा है। ठीक ना, जैसे कि जो पहाड़ी एरिया वगैरह होते हैं वहां पे क्या कर रहे हैं, आदमी अपना बसाव कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पहाड़ का जो जमीन है जहाँ पे पेड़ पौधे रहते थे वहां आदमी ने अपना क्या कर रहा है, आवास बना रहे हैं। या फिर कोई ऐसे जंगल जंगल होंगे जहाँ पे कि पहले जंगल थे और उसको उजाड़ के क्या किया जा रहा है कि आदमी के द्वारा वहां पे कल कारखाना या फिर अपने रहने के लिए घर बनाया जा रहा है। ठीक ना, तो ये सारे क्या, ये सारे फैक्टर ही हैं जो कि आपदा को आने में अहम भूमिका निभाते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि अक्सर बारिश कम होते जा रहा है, इसका आखिर रीजन क्या है। ठीक ना, जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। तो हम मानव ने ही इस स्थिति को सामने ला दिया है प्रकृति के सामने, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपदा हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे फैक्टर इसमें आते हैं, तो हम लोग आइए एक एक करके समझते चलते हैं। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि प्रत्येक आपदा के प्रभावों की गंभीरता को मृत्यु, क्षति या लागत के संदर्भ में आंका जाता है। यानी कोई भी आपदा घटित होती है, उसके जितने भी फैक्टर होते हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है कि गंभीरता की मृत्यु, यानी जितना भी लोगों की मृत्यु या फिर जान माल की मृत्यु होती है, ठीक है, या फिर क्षति या लागत, जैसे कि जितना भी क्षति होता है या फिर लागत, जैसे कि कोई फैक्ट्री अच्छे तरीके से लगाया गया था और अचानक वहां पे कोई ऐसी मानव जन्य आपदा या फिर प्राकृतिक आपदा घटित हो जाती है जिसके कारण वो फैक्ट्री या फिर जो पूरे शहर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विध्वंस हो जाते हैं। तो जितने भी लागत आते हैं वो क्या होते हैं, सारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक ना, तो क्षति या लागत के संदर्भ में आका जाता है, यानी इतने सारे चीजों को इसमें शामिल करना होता है। ठीक है, तो प्रभावित समुदाय की मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। यानी कहीं ना कहीं ये हमारी क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ही दिखा रही है, इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, वास्तव में प्रभावित लोगों की पीड़ा वास्तव में प्रभावित लोगों की पीड़ा आमतौर पर निम्नलिखित गंभीर कारकों से बढ़ जाती है। यानी कोई भी आपदा जब घटित होती है तो उसके पीछे जो फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। इसमें क्या करती है, प्रभाव को अपने बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ रहता है तो हम लोग देखते हैं कि जैसे गरीब जो लोग होते हैं वहां से निकल नहीं पाते, उसके पास उतने साधन नहीं होते हैं ताकि वे एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर सके। लेकिन यदि वही अमीर आदमी उस एरिया में उसका घर होंगे तो क्या करता है, अपने गाड़ी फोर व्हीलर रहे या फिर जो भी गाड़ी रहे उसको निकालते हैं और किसी दूसरे अन्यत्र जगह पे चले जाते हैं। या फिर अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, यदि उस एरिया में गरीब और अमीर दोनों लोगों का जो जमीन होता है तो उसमें अमीर लोग क्या करते हैं कि वहां के अलावा किसी नजदीकी वहां के शहर या फिर जो दूर के शहर होते हैं वहां पे अपना वो घर बना के रहते हैं कि जैसे उस एरिया में बाढ़ आया हुआ रहता है तो तुरंत वो क्या करते हैं कि अपने उस घर जो बना के रख दिए किसी दूसरे शहर में वहां पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक ना, तो ये गरीबी का होना भी एक आपदा के रूप में चुनौती है, यानी आपदा के आने के पीछे एक जिम्मेदार कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो पहला है गरीबी। क्या है गरीबी, यानी हम लोग समझेंगे इसमें कि गरीबी के कारण, गरीबी जो फैक्टर है वो आपदा के आने के पीछे कौन सी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सभी आपदा अध्ययनों से पता चला है, जितने भी आपदा घटित होती है उसके स्टडी से, उसके अध्ययन से पता चला है कि आबादी में अमीर लोग कम प्रभावित होते हैं। आपको हम पहले भी बताएं कि कोई भी आपदा घटित होती है तो अमीर लोग जो है वो क्या होते हैं,
कम प्रभावित होते हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी होता है, उसके पास संसाधन होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, वहां से निपट जाते हैं, ठीक ना, और जल्दी से उभरने में सक्षम होते हैं। जैसे कि बाढ़ का एग्जाम्पल हो गया, सुखाड़ का एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एरिया है वहां सुखाड़ पड़ गया, ठीक ना। अब गरीबी के पास तो उतना पैसा वगैरह है नहीं, उतने संसाधन है नहीं कि वो खरीद के क्या कहते हैं, अन्न को, अनाज को खा सके। तो अमीर लोग क्या करते हैं, उसके पास तो पैसे होते हैं, ठीक ना, वो आराम से किसी शहर में जाते हैं, अपने नजदीकी शहर में, वहां से अपने खाद्यान्न को या खाने की जितने भी वस्तुएं होती है उसको खरीद के ले आते हैं, खा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो अमीरों को उतना नुकसान नहीं देखने को हम लोग को मिलता है, उतना आपदा प्रभावित नहीं करती है, उतना फैक्टर अमीर अपनी भूमिका नहीं निभाते जितना क्या करते हैं गरीब लोगों ने निभाते हैं, ठीक है। हालांकि गरीब आमतौर पर लोगों को अधिक प्रभावित करती है, ठीक ना, यानी आपदा जो है वो गरीब लोगों को क्या करती है, अधिक प्रभावित करती है, ठीक है। आपदा के आपदाओं के सभी प्रभावों के प्रति संवेदनशील, आपदाओं के जितने भी प्रभाव होते हैं, ठीक ना, चाहे सामाजिक प्रभाव रहे, सांस्कृतिक प्रभाव रहे, भौतिक प्रभाव रहे, जितने भी प्रभाव है उसके प्रति संवेदनशील गरीबी के कारण ही गरीब लोगों को नदियों के बाढ़ के मैदानों में जैसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर गरीब लोग को जब ये पता है कि इस कोसी का जो इलाका, हम कोसी नदी का बात करें आप सभी को, कि कोसी का इलाका जो है, कोसी नदी का जो बेसिन है, उसमें गरीब लोगों का आवास उतना अधिक क्यों है? क्योंकि कोसी नदी का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है उस इलाके का, ठीक ना। वहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो नई नई मिट्टी की परत जम जाती है, जलोढ़ मृदा का वहां पे क्या होता है, परत बीत जाता है, जिसके कारण उस एरिया में खेती करना सुलभ होता है, क्योंकि वहां पे पानी आसानी के साथ अवेलेबल हो जाता है नदी के द्वारा, ठीक ना। तो कृषि करना वहां आसान होता है, तो गरीब आदमी के पास एक ही संसाधन रहता है, एक ही रहता है कि हम कृषि करें और कृषि से भी जो हो उसी से हम आय अपना कमाएं, ठीक ना। तो गरीब आदमी उस एरिया में रहना इसीलिए पसंद करता है क्योंकि वहां पे उस कृषि करने के लिए अधिक से संसाधन, चाहे पानी की बात करें या फिर उपजाऊ मृदा की बात करें, वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से वो खेती करते और अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसको मजबूरी में उस एरिया में रहना पड़ता है। यदि वहां से वो किसी दूसरे ऊंचे क्षेत्र में रहते, पठारी इलाके में, तो उसको खेती करने के लिए उतनी अधिक उपजाऊ और उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाता, उतने अधिक पानी के स्रोत नहीं मिल पाते, जल के स्रोत नहीं मिल पाते, जिसके कारण क्या कर सकते थे, खेती कर सकते थे, ठीक है। इसीलिए उसके पास से मजबूरी है कि वो उस बाढ़ के इलाके में, उस बाढ़ की जो पीड़ा है उसको झेलते हुए, सामना करते उस एरिया में वो रहना पसंद करते हैं, ठीक ना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे के लिए मजबूर होना पड़ता है। आमतौर पर सूखे का शिकार गरीब किसान होते हैं। आपको हम बताएं कि अमीरों के पास, अमीर किसान जो होते हैं उसके पास बड़े बड़े यंत्र होते हैं, उसके पास ट्यूबवेल होता है, लेकिन गरीब किसान के पास ट्यूबवेल उतना तो होता नहीं है, क्योंकि अमीर किसान के पास पूंजी अधिक है, पैसे अधिक है, उससे अपना टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। आजकल अभी देखे होंगे कि गरीब किसान जो भी है वो अभी भी परंपरागत रूप से हल बैल से कृषि करते हैं, लेकिन यदि वो अमीर किसान की बात करें तो उसके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, ठीक ना, जिसमें क्या कहते हैं, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, या फिर थ्रेसर का जो मशीन हो गया उसके पास अवेलेबल है। लेकिन गरीब किसान क्या करता है, अपने पारंपरिक रूप से, यानी उसके जो दादा परदादा जिस तकनीक का उपयोग करते थे उसी तकनीक का उपयोग करके वे क्या कर रहे हैं, अपने कृषि कार्य को कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारा क्या है, ये सारे फैक्टर ही है, ठीक ना। और शायद ही कभी अमीर लोग होते हैं और अकाल भोजन की अनुपस्थिति के बजाय भोजन खरीदने के क्रय शक्ति की कमी का परिणाम होते हैं। यानी अमीरों के पास तो पैसे होते हैं, वो तो भोजन खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब के पास उतने अवेलेबल पैसे नहीं होते हैं ताकि वो क्या करे, अनाज को खरीद सके, ठीक है। कई लोगों को जीवित रहने के लिए अपने घरों से अपने देश के दूसरे हिस्सों या यहाँ तक की सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कभी कभी एक आध ऐसे देखा गया है कि अपने देश की सीमा से हट के किसी दूसरे देश में आदमी चले जाते हैं, ठीक ना। इस तरह के संकट से, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई एरिया है, जैसे कि हम बात करें कोसी का क्षेत्र बिहार का, वहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां के जो गरीब होते हैं क्या करते हैं, किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, ठीक ना। तो उसको मजबूरी है, वहां से उसको प्रवास होना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के संकट से प्रेरित प्रवासन, देखिए हम बोले आपको
प्रवासन, तत्काल सहायता और विकास के लिए दीर्घकालीन योजना दोनों के संदर्भ में काफी चुनौती पेश करता है। यानी इतने सारे प्रॉब्लम को उसको फेस करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होते हैं, गरीब लोग अधिकतर आपदा से प्रभावित होते हैं। तो आपदा के आने के पीछे एक गरीबी का भी होना है कि अपना सहायता करता है आपदा के आने में, ठीक ना, कि अमीर लोग इससे कमी प्रभावित होते हैं, गरीब लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब अगला फैक्टर है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। आजकल अभी हम लोग जैसे कि भारत की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, ठीक ना। पहले तो चाइना हम लोग से पीछे थे, लेकिन अभी हम लोग चाइना को पछाड़ के आगे निकल गए हैं, ठीक ना। तो ये बढ़ती जनसंख्या भी आपदा के आने के पीछे में एक अहम भूमिका निभा रही है। जैसे पहले जो भी जमीन का आकार, जमीन तो सीमित है, लेकिन लोगों की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक कमरा है तो लेकिन वो चाहता है नहीं, हम यदि उसके पास पैसे हो जाते हैं तो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर में अपना जमीन खरीद के अपना घर बनाना चाहते हैं। तो उसको जरूरी है एक कमरा में आसानी के साथ रह सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं, संसाधन का विदोहन करते हैं, और विदोहन करने से क्या होता है कि संसाधन की कमी होती है, ठीक ना। तो बढ़ती जनसंख्या के प्रभाव से भी आपदा देखने को मिलता है। आए दिन शहर में अक्सर आपदा घटित होती रहती है, या फिर जैसे कि ट्रेन वगैरह में आपसे अक्सर देखे होंगे कि जब भीड़ हो जाती है तो उससे भी दिक्कत होता है, या फिर कभी कभी दो ट्रेनें आके टकरा जाती है तो उससे भी दिक्कत होता है। तो ये सब क्या है, सब जनसंख्या का ही प्रभाव है, ठीक ना। आपदा से होने वाले, जैसे कि या फिर बोले हम बात करें तो किसी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कृषि कार्य की जा रही है और वहां पे आदमी ने अपना घर बनाना चालू कर दिया, तो कृषि कार्य क्या हो गई, बाधित हो गई। क्या हो गई, बाधित। तो उस एरिया में जो जितने भी जंगल वगैरह पहले, या फिर जंगल का जो एरिया होता है वहां से जंगल को काट के और आदमी अपना घर बना देते हैं, तो उससे क्या होता है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होता है, बारिश कम होती है, वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता है। ये सब कौन सा फैक्टर है, ये सब जनसंख्या के अंतर्गत का ही फैक्टर है, ठीक ना। आपदा से होने वाले नुकसान में वृद्धि, आपदा से होने वाले नुकसान में वृद्धि और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। जनसंख्या घनत्व हम लोग किसको बोलते हैं कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के बीच एक स्पष्ट संबंध है, ठीक है। यदि आपदा के समय अधिक लोग और संरचनाएं होंगी तो इसका प्रभाव अधिक होगा, ठीक ना। यदि किसी क्षेत्र में, यदि वहां पे लोगों का बसाव ज्यादा होगा, लोग अधिक रह रहे होंगे, तो ऑब्वियसली है कि वहां पे यदि आपदा घटित होती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। सीमित संसाधनों जैसे कि रोजगार के अवसर के लिए लोगों की बढ़ती संख्या, प्रतिस्पर्धा रहेगी, जिससे संघर्ष हो सकता है, ठीक ना। क्या हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप संकट प्रेरित प्रवास हो सकते हैं। यानी जैसे कि रोजगार के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस प्रकार की वृद्धि मुख्य रूप से विकासशील देशों में होती है, जो आपदाओं को और बढ़ा सकती है। जैसे कि कोई भी हम ऐसे बात करें शहर का जहाँ पे कि रोजगार के अवसर अधिक है, जैसे इंडिया का ही बात करें, दिल्ली का हम बात करते हैं, या फिर मुंबई का बात करते हैं, वहां पे क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, रोजगार के अवसर है, ठीक ना। तो रोजगार के अवसर है तो ऑब्वियसली है कि वहां पे आदमी क्या करेगा, अपना रोजगार के लिए जाएगा, रोजगार पाने के लिए, ठीक ना, क्या किसी भी कंपनी में उसको जॉब मिल जाए। तो जब किसी भी शहर में आदमी रोजगार के लिए जाते हैं तो उस क्या होता है, उस शहर का जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। और जब वृद्धि होगी तो क्या होगी, कभी ना कभी तो आपदा घटित होगी, ठीक ना। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपदा को घटित होने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। अब उस क्षेत्र का, उस शहर का आबादी जब बढ़ेगा तो उस शहर का जो आस पास के एरिया है, जो कि पहले जंगल वगैरह होंगे, तो उसको क्या किया जाता है, काट के मानव के रहने के लिए आवास बनाया जाता है। तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, जिससे क्या होगा कि हम लोग को आपदा देखने को मिलेगा, हो सकता है सुखाड़ हो जाए या फिर भूस्खलन हो जाए। तमाम तरह के आपदा हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो किसके कारण होता है, तो जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या के कारण होता है। अगला है तीव्र शहरीकरण। क्या है, तीव्र शहरीकरण। अभी वर्तमान समय में शहरीकरण एक ऐसी चुनौती के सामने उभरा है कि हर एक शहर, जो छोटा शहर थे या फिर जो छोटे गांव थे, वो कस्बा में बदल रहे हैं, कस्बा धीरे धीरे मोहल्ले में बदल रहा है, शहर में बदल रहा है, टाउन में बदल जा रहा है, ठीक ना। बड़े बड़े जो मध्यम शहर थे वो धीरे धीरे मेट्रोपॉलिटन सिटी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो शहर में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है।
जैसे शहर में विकास होता है तो संसाधनों का क्या किया जाएगा, विदोहन किया जाएगा, दोहन किया जाएगा, ठीक ना। संसाधन जब दोहन करेंगे तो क्या क्या होगा, तो हम लोग को आपदा देखने को अक्सर मिलेंगे ही, ठीक है। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या और पलायन का तेजी से बढ़ते शहरीकरण की प्रमुख घटना से गहरा संबंध है। यानी जैसे कि जब आदमी का पलायन होता है गांव से शहर की ओर, तो क्या किया जाता है, वहां पे शहरीकरण किया जाएगा, यानी आदमी अपने रहने के लिए मकान बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे, वहां पे घर बनाएंगे, या फिर जो फैक्ट्री लगेंगे उसमें रोजगार पाएंगे। तो ये सारा क्या, ये सारा शहरीकरण के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना। इसकी विशेषता यह है कि ग्रामीण गरीब या वंचित क्षेत्रों के लोग आर्थिक अवसरों और सुरक्षा की तलाश में शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, ठीक ना। कहाँ जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में। इन लोगों को अपने घर बनाने के लिए सुरक्षित और वांछनीय स्थानों की गुणवत्ता के लिए कम विकल्प मिलते हैं, ठीक ना। यहाँ यहाँ भी दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा सामाजिक संघर्षों को जन्म देती है। क्या करती है, जन्म दे सकती है। अधिकांश भूस्खलन या बाढ़ आपदाएं तीव्र और अनियंत्रित शहरीकरण से जुड़ी हुई है, ठीक ना। आजकल देखते हैं अधिकांश शहर जो क्या है, वो नियोजित तरीके से बसाए नहीं जाते हैं। आदमी जैसे मन करता है जमीन खरीदा, अपना घर बनाना चालू कर देता है। तो इस सब जब शहरों का, किसी भी शहर का जब विकास के बारे में योजना बनाई जाती है, तो उस पार्टिकुलर शहर के बारे में उस सारी चीजों को एक सुव्यवस्थित तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इस शहर का यदि विकास फ्यूचर में अधिक होगा तो एयरपोर्ट किधर होगा, रेलवे स्टेशन किधर होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं किधर होंगे, ठीक ना, पार्क को किधर बनाया जाएगा, जो वहां उस शहर में काम करेंगे कर्मचारी लोग, उस कर्मचारी का आवास किधर बनाया जाएगा, कौन कौन से इस शहर का ऐसे एरिया है जो कि आपदा से प्रभावित होते हैं। हो सकता है उस क्षेत्र, उस शहर से कोई नदी गुजर रही हो, तो उस नदी में यदि बाढ़ आएंगे तो उस शहर का जो नदी के किनारे का एरिया वो बाढ़ से प्रभावित होंगे। या फिर कोई एरिया ऐसे है जो कि किसी बड़ी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, फैक्ट्री रीजन है, तो हो सकता है वहां पे औद्योगिक आपदा कभी देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो उद्योगों को क्या करते हैं, अक्सर हम लोग शहरों से किसी दूसरे शहर से दूर एरिया में बसाने का प्रयास करते हैं, स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक सारी जो योजना है ये शहरीकरण के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना। यानी एक शहर का एक प्लान बनाया जाता है कि आखिर कैसे इस शहर को व्यवस्थित तरीके से किया जाए। यदि हम वर्तमान शहरों की बात करें तो आपको बहुत ही कम ऐसे शहर दिखाई पड़ेंगे जहां की सुव्यवस्थित तरीके से उस शहर को व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। जैसे कि अभी वर्तमान समय में बात करें, नोएडा दिल्ली के अंतर्गत आता है, तो नोएडा जो है वो अच्छे तरीके से बसाया जा रहा है। लेकिन यदि हम दिल्ली की बात करें, अभी दूसरे शहर की बात करें, तो वो आपको उतने तरीके से, अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप में नहीं दिखेंगे, ठीक ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग को शहरीकरण के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट को लिखना है। आगे, जो निम्न आय वाले परिवारों को ढलानों, पहाड़ियों या नदियों के किनारों पर बसने के लिए मजबूर करती है। तो ये क्या है, ये सारा एक तीव्र शहरीकरण का ही एक परिणाम देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है सांस्कृतिक प्रथाओं में परिवर्तन। सांस्कृतिक प्रथाओं में परिवर्तन, सांस्कृतिक प्रथा क्या होता है, जैसे कि हम लोग का जो रहन सहन, खान पान, बोल चाल, ये सब क्या हमारी ये संस्कृति है। हमारा हम लोग जैसे कि घर द्वार जो बनाते हैं, हमारी संस्कृति का ही एक पार्ट है, ठीक ना। तो जब संस्कृति में परिवर्तन होता है, यहाँ 9 पे इस जगह छूट गया, ठीक ना, यहाँ परिवर्तन होगा इस जगह पे, सांस्कृतिक प्रथाओं में परिवर्तन, ठीक है। सभी समाजों में होने वाले कई अपरिहार्य परिवर्तन आपदाओं के प्रति उनके संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। जाहिर है सभी समाज लगातार बदल रहे हैं और लगातार संक्रमण की स्थिति में है, ठीक ना। ये संक्रमण अक्सर विघटनकारी और असमान होते हैं, जिससे सामाजिक मुकाबला तंत्र और उपलब्ध तकनीकी में अंतराल रह जाता है, ठीक है। इन संक्रमण में खानाबदोष, देखिए खानाबदोष किसको कहते हैं, खानाबदोष कहते हैं कि ऐसी ऐसी जनजाति बोल सकते हैं, ऐसे लोग बोल सकते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग समय में घूमते हैं और वहां पे रहते हैं। जैसे कि आप सभी देखे होंगे कि सड़क के किनारे या फिर किसी फील्ड में आपको मिले होंगे ऐसे लोग जो कि तंबू बना के कुछ दिन वहां 8 दिन 10 दिन ऐसे रहते हैं और फिर अपने तंबू को वहां से समेटते हैं और किसी अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं, फिर वहां तंबू गाड़ते हैं और रहना पसंद करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग खानाबदोश, ठीक ना, यानी घुमक्कड़। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, घुमक्कड़, ठीक है। तो खानाबदोश उसी को बोला जाता है जो कि एक क्षेत्र में नहीं रह पाते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, तो उसके संस्कृति के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है।
पड़ता है ना। हो सकता है कि वो लोग जब साउथ इंडिया में घूम रहे होंगे तो वहां पे अलग तरह का बर्ताव कर रहे होंगे, जब नॉर्थ इंडिया में आए होंगे तो अलग तरह का बर्ताव कर रहे होंगे। ये उसकी संस्कृति में क्या देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो जिससे सामाजिक मुकाबला तंत्र और उपलब्ध तकनीकों में अंतराल रह जाता है। इन संक्रमणों में खानाबदोश आबादी शामिल है जो गतिहीन हो जाती है, ठीक ना। ग्रामीण लोग जो शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं, और ग्रामीण और शहरी दोनों लोग जो एक आर्थिक स्तर से दूसरे स्तर पर चले जाते हैं, अधिक व्यापक रूप से उदाहरण गैर औद्योगिक से औद्योगिक समाजों में बदलाव के प्रविष्ट उदाहरण है, ठीक ना। यानी ऐसे ऐसे समाज जो होते हैं जो कि गैर गैर औद्योगिक थे, यानी वो पहले या तो किसानी कृषि कार्य कर रहे थे, दूसरा कोई कार्य कर रहे थे जो कि उद्योग धंधे से रिलेटेड नहीं थे। जब वे किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो उसको इस सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो अगला है वातावरण संबंधी, यानी पर्यावरण किस प्रकार किसी आपदा के रूप में फैक्टर के रूप में आम भूमिका निभाते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो कई आपदाएं या तो पर्यावरणीय क्षरण के कारण होती है, इसके कारण पर्यावरणीय क्षरण के कारण, अभी जैसे कि आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है, ठीक ना, या फिर जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक आपदा का ही रूप है, और ये पर्यावरण के कारण हो रहा है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य, हम मानव क्या कर रहे हैं, पर्यावरण में क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। क्या यदि हम बात करें आपको पिछले, आप 5-6 साल पीछे चल जाइए, आप अपने आस पड़ोस में जितने घर द्वार या फिर जितने भी बिल्डिंग देख रहे होंगे, क्या पहले दिखाई इतने पड़ते थे, नहीं पड़ते थे, इससे कम पड़ते थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, शहरीकरण पर या फिर अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें जितने भी हम लोग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ठीक ना। आइए समझते हैं। कई आपदाएं या तो पर्यावरण क्षरण के कारण होती है या बढ़ जाती है, ठीक ना। या तो पर्यावरण क्षरण के कारण होती है, फिर क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कि है वनों की कटाई से बारिश का पानी तेजी से बह जाता है। अब जैसे कि कोई क्षेत्र ऐसे है जहाँ जहाँ पे जंगल था, पहले वन था, और आदमी क्या कर रहा है कि अपने फर्नीचर के लिए उसको तो लकड़ी चाहिए ही, वहां से क्या करता है, उस वन को काट के, उस पेड़ों को काट के अपना फर्नीचर बना लेता है, ठीक है। तो जब वहां से वृक्षों को काट लेते हैं तो जो मिट्टी है, मिट्टी की पकड़ जड़ से होती है, यानी वृक्षों का जड़ होता है मिट्टी को जकड़ के रखती है। अब जैसे वहां से वृक्षों को काट लेते हैं तो क्या होता है, मिट्टी का पकड़ जड़ से खत्म हो जाता है, यानी पेड़ तो कट गए, तो मिट्टी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिसके कारण जब बारिश होता है तो वहां से मिट्टी कट के, वहां से मिट्टी का अपरदन होता है, मृदा अपरदन होता है, और मिट्टी बह के किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो ये क्या है, एक पर्यावरण का ही फैक्टर है ना, ठीक ना, जिससे कि मिट्टी का कटाव और बाढ़ आ जाती है, ठीक है। यही काम यदि बृहद पैमाने पर किया जाता है तो बाढ़ के कारण ये स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है कि बाढ़ जब उस एरिया में आएगी तो मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होगा। अगला है मैंग्रोव। मैंग्रोव किसको बोलते हैं, मैंग्रोव बोलते हैं कि ऐसे ऐसे जंगल जो कि समुद्री एरिया है, जो डेल्टाई प्रदेश होते हैं। कौन से एरिया होते हैं, डेल्टाई प्रदेश, जैसे कि आपका भारत का जो सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक ना, सुंदरवन का डेल्टा है, तो वहां पे जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो वन पाए जाते हैं, उसी वन को हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव, ठीक ना, या दलदल। मैंग्रोव दलदलों के विनाश, मैंग्रोव दलदलों के विनाश से तटरेखा की तेज हवाओं और तूफान की मार झेलने की क्षमता कम हो जाती है। अब जैसे कि मैंग्रोव का विस्तार तटीय क्षेत्रों में होता है, यदि वहां से मैंग्रोव के वृक्षों को हम लोग काट लेते हैं तो जब सुनामी आता है, जब सुनामी आता है तो सुनामी का जो जल है उस मैंग्रोव वृक्ष से तो टकरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वृक्ष हम लोगों ने काट लिया है, तो डायरेक्ट उस सुनामी का पानी कहाँ जाता है, उस तटीय इलाकों में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण कि भारी हम लोग को नुकसान देखने को मिलता है, ठीक ना। तो यदि बताइए उस क्षेत्र में मैंग्रोव का विस्तार रहता तो बताइए कि प्रभाव हम लोग को कम देखने को मिलता मिलता ना। तो फैक्टर एक मैंग्रोव भी है जो कि आपदा के आने के पीछे अहम भूमिका निभाता है, ठीक ना, आपदा को कंट्रोल भी ये करता है, ठीक है। अभी भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया है, मिष्टी योजना, जो कि मैंग्रोव वनों के विस्तार के लिए ही है, ठीक है। अगला है कि वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, पशुचारण। पशुचारण से क्या होता है कि जो आपके घास घास के जो बोल सकते हैं जो मैदान होते हैं, या फिर जो छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं, वो पशु के द्वारा क्या किया जाता है, खाया जाता है, पशु उसको खा जाते हैं, तो वहां पे वनस्पति का अभाव देखा जाता है। तो बारिश जब होता है तो वहां की मिट्टी क्या होते हैं, कट के बह जाते हैं, यानी मृदा अपरदन हो जाता है, ठीक है।
तो ऊपरी मृदा का क्षरण, खराब संरक्षण तकनीक, सतही और भूमिगत जल में कमी तथा कुछ हद तक अनियंत्रित जनसंख्या के सूखे की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ठीक है, तो इतना सारा फैक्टर क्या था, ये पर्यावरण का फैक्टर था, यानी पर्यावरण किस प्रकार अपनी भूमिका आपदा में निभाती है। ठीक है, अगला जागरूकता एवं अभाव, जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। कोई भी आपदा जो घटित होती है तो वहां पे जागरूक लोग यदि रहते हैं तो उसका प्रभाव क्या देखा जाता है, कम देखा जाता है। अब जैसे कि किसी कोई बड़ा सा बिल्डिंग है और वहां पे भूकंप आ जाता है, तो आपको पता नहीं है कि यदि हम बिल्डिंग के अंदर में रहते हैं तो भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक ना, तो एक छोटा सा ट्रिक है कि ढुको ढको और पकड़ो। ये ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा कि यदि भूकंप आ जाता है और यदि आप बिल्डिंग के अंतर्गत हैं तो ढुको ढको और पकड़ो, इस नीति को आप अपना सकते हैं। ठीक है, ढुको का अर्थ क्या है कि कोई भी आपको इस बिल्डिंग में चाहे चौकी हो, पलंग हो, कुछ भी ऐसे ठोस चीज मिले तो सट से आप उसके नीचे छुप जाइए। ढको, उसमें आप कोई भी ऐसे हो सकता है कि तख्ता, मोटा कोई तख्ता हो या फिर कोई पटरा हो, जो भी ठोस वस्तुएं हैं उसको आप अपने शरीर पे ढक लीजिए। ढुको ढको पकड़ो, वहां से कोई ऐसे मजबूत चीज, या हो सकता है आपका पलंग का या फिर चौकी का जो क्या कहते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है, उसको आप पकड़ लीजिए। ठीक ना, तो ये सारे इस तकनीक को आप अपना के आप क्या कर सकते हैं, उस भूकंप के प्रभाव से कम हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक जागरूक हुआ ना। आपको जब हम नहीं बताए तो आपको ये पता नहीं था, तो आपको एक जागरूकता दी है। ठीक ना, तो जब कोई भी आपदा घटित होती है तो वहां पे जागरूकता का भूमिका अहम देखा जाता है। यदि उस क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं है तो ऑब्वियसली है कि उसका प्रभाव उसके ऊपर में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं इसको। जागरूकता और उचित जानकारी का अभाव आमतौर पर किसी खतरे को आपदा में बदल देती है। आपको हम पहले बताएं कि हो सकता है कि यदि जागरूक आदमी रहता तो, अब जैसे कि बाढ़ का कोई क्षेत्र है, ठीक है, अचानक वहां बाढ़ आ गया, अचानक बाढ़ आ गया। अब जो आदमी है उसको तैरने नहीं आता है, क्या वहां से वो निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जो जागरूक आदमी रहेंगे, जो तैर सकते हैं या फिर उसके पास नॉलेज है कि नहीं भाई हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा नाव बना सकते हैं और उस नाव के द्वारा तैरते हुए हम लोग निकल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जागरूकता ही बोलेंगे ना, कि उसके पास जागरूकता की मौजूदगी थी जिसके कारण उन्हें अपने तकनीक का उपयोग किया और आपदा से निपटने के लिए अपने अहम भूमिका निभाया। ठीक है, ये सारा जागरूकता के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट आता है जो कि आप अपने स्तर से भी ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक ना, अगला है कि यह अज्ञानता जरूरी नहीं है कि गरीबी के कारण हो, बल्कि सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित संरचनाओं के निर्माण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता की कमी के कारण हो सकती है। ठीक है, यानी यदि जागरूकता आपके पास है तो आपदा के प्रभाव से आप कम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ठीक ना, शायद कुछ लोगों को सुरक्षित निकासी मार्गों और प्रक्रियाओं के बारे में पता नहीं था। आपको हम पहले बता चुके हैं कि निकासी मार्ग, यानी यदि आपदा घटित हो रही है, कोई भी आपदा जब वहां है, घटित हो चुकी है, फिर आई हुई है, तो उससे कैसे निपटा सके, कैसे निकल सके, तो उसके लिए जागरूकता हम लोग को चाहिए। ठीक ना, अगला है कि अन्य आबादी को यह पता नहीं हो सकता है कि गंभीर संकट के समय सहायता के लिए कहाँ जाना है। ठीक है, यदि आप आपदा का क्लास पहले कर लिए होंगे तो वहां आपको हम बताए थे यूनिट 1 के अंतर्गत कि जब कोई भी क्षेत्र में आपदा घटित होती है तो सरकार या फिर कोई भी गैर सरकारी संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा राहत कार्य चलाया जाता है, क्षतिपूर्ति किया जाता है। ठीक ना, जैसे कि किसी भी एरिया में बाढ़ आ गया रहता है तो सरकार क्या करती है, खाना का पैकेट देती है, या उस एरिया में जो भी फसल लगे हुए थे तो उस किसानों को सब क्या कहते हैं, राशि मुहैया कराती है कि आपका जितना भी फसल नष्ट हो गया था उसके लिए आप पैसा हमसे लीजिए। तो उसके लिए फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है, फिर अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। तो ये भी जागरूकता है। अब किसी आदमी को, किसी किसान को इसके बारे में पता नहीं है तो क्या इसका प्रॉफिट वो ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना। ये क्या हो गई, एक जागरूकता ही हो गया। ठीक है, अधिकांश आपदा प्रवण समाजों में हालांकि आपदा के खतरों और प्रतिक्रियाओं के बारे में पारंपरिक रूप से बहुत समझ है, बहुत से ऐसे की फैमिली है जिसमें समझ रहता है, फिर भी इन्हें यह पता नहीं हो सकता है कि संकट के बचने के लिए उन्हें तुरंत क्या विशिष्ट कदम उठाने चाहिए। ठीक ना, यानी आपदा के तुरंत निपटने के लिए, जैसे कोई आपदा अब घटित हो गया, जैसे घर में आपका किसी के घर में आग लग गया तो तुरंत वहां से कैसे निपटेंगे, इसके बारे में जानकारी हम लोग को रहना चाहिए। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट आता है आपका युद्ध और नागरिक संघर्ष। यानी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर एक जगह युद्ध देखने को मिल रहा है, संघर्ष देखने को मिल रहा है। ठीक ना, ये भी क्या है, मानव जनित आपदा के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक ना, युद्ध और गृह युद्ध,
युद्ध और गृह युद्ध को खतरा माना जाता है, ठीक ना, चाहे छोटे पैमाने पे या फिर बड़े पैमाने पे, ठीक है। यानी ऐसी चरम घटनाएं जो आपदा पैदा करती है, क्या करती है, आपदा पैदा करती है। हम पहले भी बताए कि अभी फॉर एग्जांपल लें तो रसिया और यूक्रेन अभी संघर्ष चल रहा है, युद्ध जारी है, ठीक ना, बहुत दिन से चल रहा है, समाप्ति नहीं हुआ है। ये क्या है, एक आपदा को अंजाम दे रही है, ठीक ना, आपदा को लाने में अहम भूमिका अपना निभा रही है, ठीक है। युद्ध और गृह युद्ध संघर्ष के कारणों में दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, धार्मिक से लेकर जाति, असहिष्णुता और वैचारिक मतभेद शामिल होते हैं, ठीक है। तो इन सारे जितने भी फैक्टर हैं वो किसमें शामिल होते हैं, तो मानव जनित आपदा यानी कोई भी हो, युद्ध हो या फिर दंगा हो, तो उसमें होते हैं। जैसे कि दंगा वगैरह कब होता है, कि जब दो पक्ष उसमें विपरीत विचारधारा वाले होते हैं, कि वो कुछ कर रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं, तब जाके दंगा होता है, ठीक है। तो ये सारे तमाम फैक्टर थे आपके, कि कोई भी आपदा जब आती है तो इतने सारे फैक्टर अपना अहम भूमिका निभाते हैं। तो आई होप आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कोई भी आपदा जब घटित होती है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर अपने अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।